नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड प्रवक्ता समवर्ग भर्ती ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड आज का वीडियो रहने वाला है। आज मैं आपके सामने ड्राइंग सब्जेक्ट का सिलेबस आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों के हृदय मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आयोग द्वारा अभी सिलेबस जारी नहीं किया गया है और आप किस तरीके से सिलेबस को लेके आ रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट करा दूं। सिलेबस जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर हैं, तो वही चैप्टर तो होंगे और उन्हीं चैप्टरों से रिलेटेड किया गया आयोग आपका सिलेबस तैयार करेगा। तो याद रखिएगा, जो आपने इंटर में पढ़ा या 9th में पढ़ा या फिर कहें आपने बीए में पढ़ा, जो एमए में पढ़ाई, तो वही सिलेबस वही चीज़ है। इससे इधर तो वो चीज़ें है नहीं। अगर मैं कहूँ, आप कहोगे राजस्थानी शैली या फिर मुगल शैली या फिर पहाड़ी शैली, यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, ये तो कला के ही भाग हैं। तो ये लेके चलिए कि जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अगर आप उसी के हिसाब से अगर आपने तैयारी करी तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई आपको नहीं रोक सकता है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला को। देखिए दोस्तों, आज की जो श्रृंखला है ये आपके ड्राइंग सब्जेक्ट का सिलेबस आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, पहला जो टॉपिक है आप देख पा रहे होंगे, कला प्रवक्ता से रिलेटेड है। पहला टॉपिक क्या है आपका? कला के मूलाधार तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो कला के तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कितने रूपों में इसको विभाजित किया जाता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। जैसे कला के तत्वों की अगर हमने बात करी, पहला हो गया रेखा, रूप, तान, रंग, तान, पोत, स्थान आदि। तो इन चीज़ों में क्या किया गया है, कला के मूलाधारों को विभाजित किया गया है। अगर आप देखोगे तो जो ये कला के मूलाधार जो दिए गए हैं, इसी पर ही एक बहुत बड़ी किताब है, पूरे ही इसी तत्व पर, इसी टॉपिक पर एक बहुत अच्छी खासी इसमें किताब आपको देखने को मिल जाती है। तो आप लोग क्या करिएगा, जिस तरीके से आपने एलटी में पढ़ा उस तरीके से बिल्कुल भी मत करिएगा। अब आपको बहुत ज़्यादा डीप देखना है, कला के तत्व क्या होता है, इसको कितने विभागों में विभाजित किया गया है, किस तरीके से इसका चित्रांकन किया गया है, या फिर कहें इसको किस तरीके से संजोया गया है। तो आपको बहुत ही गहराई के साथ आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपका कला के तत्व है, तो आप देखोगे रेखा क्या है, रेखा की परिभाषा किस तरीके से उसको विभाजित किया गया है, और रेखा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सामान्य रेखा होती है, दो प्रकार की होती है, सरल रेखा होती है, वक्र रेखा होती है। और उसमें उसके अंदर फिर पूछा जाएगा भैया कि जो रेखाएं होती है रचनात्मक तौर पे कितनी प्रकार की रेखाएं होती है। और ये तो मैं, जैसे आपने कहा कि सीधी लंबवत रेखा होती है, सीधी पड़ी हुई रेखा होती है, कोणी रेखा होती है, और कर्णवत रेखा होती है, एक पुंजी रेखा होती है, चक्राकार रेखा होती है, प्रभाव होते हैं, क्षैतिज होती है, ऊर्ध्वाधर, अलग अलग तरीके से क्या होती हैं, रेखाओं का प्रभाव होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेखाओं के प्रकार किस तरीके से उसको विभाजित किया गया है। हमने जैसे कहा, स्वतंत्र रेखांकन होता है, स्मृति रेखांकन होता है, या कहें फिर प्रारूप रेखांकन होता है, या कहें यांत्रिक रेखाओं के माध्यम से सीमांत रेखांकन, या सामंकित, या प्राकृतिक, या वास्तु। तो मैंने जो आपको एक टॉपिक जो ये समझाया, तो इसमें इसी तरीके से अन्य जितने भी बिंदु हैं, जैसे रूप हो गया, रंग हो गया, तान हो गया, पोत हो गया, अन्य, अगर आप देखोगे एलटी में इसी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और साथ ही जैसे हमने कहा, रेखा के विकास और उसकी संभावनाएं किस तरीके से होती हैं, एक पूंजी रेखा किस तरीके से, और साथ ही ये तरीके से। और दूसरा, अगर आप रूप की बात करोगे तो रूप में भी आप उसी तरीके से, रूप की परिभाषा किस तरीके से, रूप का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, ठीक है। और वहाँ अगर हम वर्ण की बात करें, तो वर्ण की अगर बात करें, रंगत कैसे होती है, मान हो कितना, सघनता किस तरीके से होता है। और जैसे हमने कहा कि तान हो गया, पोत हो गया, तो हर चीज़ों को उसमें क्या गया, डिवाइड किया गया। तो आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को बहुत डीपली, और किताबों का चयन इस तरीके से कीजिएगा, जो गलतियां आपने एलटी में करी उस तरीके से ना करें। किताबों का चयन करते समय इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत मैं कुछ किताबें पब्लिश करने जा रहा हूं, और कुछ 2 किताबें मैंने अभी तक पब्लिश कर चुका हूं। तो अगर वो किताबें आप लोगों को चाहिए होंगी तो मुझे बता दीजिएगा, वो किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो मेरा पूरी कोशिश है कि प्रवक्ता संवर्ग का जितना भी ये सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो
बुक पब्लिश करूं जिसको आप लोगों के हेल्पफुल रह सकती हैं। तो दो किताबें आपके सामने मैं अभी तक ला चुका हूं, एक तो भारतीय चित्रकला का इतिहास और साथ ही भारत में लोक कलाएं, ये दो किताबें अभी तक मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। और किताबों में मेरा अभी काम चल रहा है, तो आप इनको ले सकते हैं जिससे कि आप इस माध्यमिक परीक्षा में अपना स्थान बना सकते हो। अब बात करते हैं दूसरा जो टॉपिक है आपका, संयोजन के सिद्धांत। संयोजन के सिद्धांत किस तरीके से है, इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है, इसके सिद्धांत किस तरीके से, इसके सिद्धांतिक स्वरूप क्या है, ये सारी चीजें इसमें पूछा जाता है। जैसे टॉपिक वाइज पूरा आपको एक एक टॉपिक जो दिए हुए हैं, जैसे एक रूपता क्या होती है, आपको ये एक रूपता को उदाहरणों के माध्यम से भी समझना है, चित्रों के माध्यम से भी समझना है, और इसके डीप हर एक एक शब्द को समझकर इसको परिभाषित करना है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर इस तरीके से आपने तैयारी करें, निश्चित रूप में सिलेक्शन होगा। एक रूपता, अनुरूपता, संतुलन, प्रभाविता, लय क्या होता है, तान क्या होता है, द्विआयामी चित्र किसे कहते हैं, त्रिआयामी चित्र किस प्रकार से होता है, और परिप्रेक्ष्य का चित्रांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें यदि आपने कर दी तो यहीं से अगर क्वेश्चन बचे कि 2D 3D किस तरीके से होता है, परिप्रेक्ष्य का हमने कहा कि कलात्मक प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति, तो ये क्या होता है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये टॉपिक को आपको बहुत डीपली आपने पढ़ना है। देखिए आपने अल्टीमेट क्या करा, आप तो सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चनों की तरफ रहे ज़्यादातर, अगर मैं बात करूं, या फिर आपको मैं बताऊं आपको कि जैसे आपने नोट्स नहीं बनाए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आपने ज़्यादा फोकस रखा, और जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा उनका तो सिलेक्शन हुआ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बच्चा ये लेके चला है कि आज ये देख रहा है, कुछ ये देख रहा है, तो आप संतुलित होकर एक रूपता के साथ अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप में आप जो कामयाबी है वो आपके कदम चूमेगी। तो याद रखिएगा, आपको नोट्स भी बनाने हैं, डीपली पढ़ना भी है, अभी समय बहुत है, इसीलिए मैं आपके जो समय है उस समय का सदुपयोग करोगे कर, इसलिए मैं आपके सामने ये कला प्रवक्ता का क्या है सिलेबस लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो इसी अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिएगा, तब जाके आप इसमें अपना स्थान बना सकते हैं। देखिए हमने कहा कि कल्पना किस तरीके से होती है, संवेदना किस तरीके से होता है, विषय वस्तु आदि, ये क्या है, इस टॉपिकों को आपने बहुत ध्यान से दें। अब अगर हम जब माध्यम की बात, हम चित्रकला के अंतर्गत जो माध्यम और तकनीक, हम किन किन माध्यमों के माध्यम से हम चित्रों को निर्मित करते हैं, कौन सी ऐसी तकनीक होती है, किन चीज़ों का सहारा लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। देखिए माध्यम और तकनीक, या ये कहें तकनीकी पेंसिल, तो हमने पेंसिल को कौन कौन से पेंसिल होते हैं, कौन से डार्कनेस होती हैं, कौन से ब्लैकनेस होती है, ये हर चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें हम सोचते हैं कि ये नहीं पूछी जाएंगी, वो गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा। चारकोल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसका किस तरीके से आज की तिथि में कह रहा है, चारकोल का निर्माण कहाँ से हुआ, किस तरीके से को बनाया गया, पहले कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये तमाम। इंक न पेन इंक, या फिर जल रंग, तैल रंग, गवास रंग, या पेस्टल, या म्यूरल, या फेस्को, या टेम्परा, या मोगजाई, या वायस तकनीकी, और मिक्स मीडिया, ये पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह फ्रेस्को बोनो के चित्र क्या होते हैं, ठीक है, पेस्टल चित्रों का प्रयोग कहाँ पर किया, सर्वप्रथम किन रंगों के माध्यम से चित्रांकन किया जाता था, ठीक है, आपके खनिज रंग क्या होते हैं, प्राकृतिक रंग क्या होते हैं, तो प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, और जो आपको अगर मैं बताऊं जो आपका जो ओस वार्ड का जो चित्र है उसके सामने विद्रोही रंग कौन से होते हैं, ये रंग को मिलाने से वो रंग कौन सा बनता है, तो इस तरीके से कई चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर आप देखोगे प्रवक्ता और एलटी के बीच का कंपेयर करोगे, तो अगर दोनों का तुलनात्मक करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कहीं ऊपर जो बहुत ज़्यादा डीप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रवक्ता के अंतर्गत पूछे जाते। तो बेसिकली आपको मिक्स मीडिया का प्रयोग आपने कैसे किया, किन किन वास्तु तकनीकों का प्रयोग किस तरीके से आप कर रहे हो, टेम्परा का आपने किस तरीके से प्रयोग किया, तो ये बेसिकली मैंने ये बताई। ये एक एक किताबें हर टॉपिक पर आपको देखने को मिल जाएंगी बाजार में, और आपको किताबों का चयन बहुत शानदार तरीके से ये करना है। जैसे मैं आपको कुछ किताबों का रेफरेंस भी आपको दे दूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप जैसे मैं कहूँ कि सर्जन के मूलाधार आकृति है आपके अर्चना रानी की है, और भारतीय कला आकृति 2 प्रदीप किरण है, और कला दर्शन और साथ ही आधुनिक भारतीय चित्रकला जो ये भाग है तीसरा है, तो ये भी किरण प्रदीप की है। तो भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास लोकेश चंद्र शर्मा की है। तो कुछ ऐसी किताबें हैं तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। और साथ ही अगर आपको मैं ये भी बताऊं, कला का सौंदर्य सिद्धांत है आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय के मोहन सिंह मावड़ी प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, तक्षशिला प्रकाशन की है। तो ये किताबों को आप करेक्ट लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा विस्तार से चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो वहाँ पर गुणात्मकता से संबंधित चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अब बात करूँगा
जो बेसिकली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपने इंटर में ये कोई पढ़ा होगा, और साथ मुझे लगता है कि ये प्रावैधिक कला है आपके। मुझे नहीं लगता है कि आपने बीए में पढ़ी होगी, क्योंकि प्रावैधिक कला है जो आपको, अगर आप देखोगे तो ये आपकी जो बेसिकली अगर हम देखें तो आपको इंटर में ही ये सर्वाधिक इसमें पूछे जाते हैं, इंटर में ही इस चीज़ का प्रयोग हुआ है। तो ऊपर भी हुआ होगा, ठीक है। इसमें आपने देखा प्रावैधिक कला क्या है, टेक्निकल आर्ट की चीज़ें हम बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, इसके परिभाषाओं को किस तरीके से निर्मित किया जाता है, इसका निर्माण किस तरीके से हुआ, तो परिभाषा है, इसकी विशेषताएं क्या है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, द्विआयामी चित्र, त्रिआयामी चित्र, ठोस और सामान्य ज्यामितीय आकृतियाँ। अगर हम कहें फंडामेंटल टेक्निकल आर्ट का प्रयोग हम किस तरीके से किया जाते हैं, हम त्रिभुजाकार या कहे कोणीय या ज्यामितीय आकृतियों में किस तरीके से चित्रों को विभाजित करते हैं, उसको संतुलित करते हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है। चित्रण औजार की बात करें तो हमने कौन कौन से हमने ऐसे टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, हम कोई अगर किसी पेंटिंग को बनाने कौन कौन से टूल्स उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, चित्रण औजार पेंसिल, स्केच या डिवाइडर, प्रोजेक्टर, कंपास या टी स्क्वायर या सेट स्क्वायर या अन्य ये वर्ग है, या फिर कहें त्रिभुज की परिभाषा, और समकोण, समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु, समविबाहु या कहें त्रिभुज बनाने की विधियां। आपको पूछा जा सकता है कि भैया ये चित्र इतने डिग्री कोण पे बनना है तो इसका जो कोण क्या बनेगा, समकोण किस तरीके से, ये आकृति के अंदर कितने त्रिभुजों को संजोया गया है। तो बेसिकली अगर आप कहें थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन जो रहता है उस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप कर सकता है आयोग। अगर आपको दो चलचित्र दे दिए हैं, उन चलचित्रों के बीच का कोण आपको निकालने के लिए दे सकता है, इसमें किस तरीके से समकोण या समबाहु या आप क्या कहें समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया गया है, या कहें फिर इस तरीके से ज्यामितीय आकृतियों के गुण और आकार में उनको पहचानने का तरीका किस तरीके से हो, तो ये टॉपिक आप देख लीजिए। तो इस पर मैं किताब लिख रहा हूँ, जल्दी ही उसका मैं प्रकाशन कर दूंगा, तो आपको वहाँ पर से सुविधा हो सकती है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भवन, जब हम भवनों को निर्मित करते हैं तो अनुरेख रेखन किस तरीके से का, उसका आकार किस तरीके से, उसका एक खाका किस तरीके से, उसका रोड मैप तैयार करते हैं, तो प्रकार किस तरीके से वास्तुकला के रेखांकन या आधार के रूप होता है भवन, और उसके जो घटकों की द्विआयामी और त्रिआयामी स्वरूप का निर्माण करना। देखिए, हम किसी भी भवन को निर्मित करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक डायग्राम बनाते हैं, और अगर हम कहें उसका मैप बनाते हैं, 2D में भी बनाते हैं, 3D में भी बनाते हैं, तो निर्मित करते हैं, जिससे कि भवन को हम किस तरीके से निर्मित करना है, उसको वास्तुकला के अंतर्गत किस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाती हैं। और दूसरा ये देख पा रहे हो कि भवन निर्माण और साथ ही आधार एवं मंजिल योजना के रूप में कलात्मकता का निर्माण करना है। मैंने कहा ना कि जिस तरीके से आपने कि आप जब फाउंडेशन डालते हो तो वहीं से पता चल जाता है कि आपका भवन को किस तरीके से आप बना रहे हो, उसमें किस तरीके से कलात्मकता लाने हो। बेसिकली अगर हम जब कोई भी आर्ट की अगर हम जब बात करते हैं, चाहे हम हिस्ट्री में आर्ट देखते हैं, अगर हम ज्योग्राफी में आर्ट देखते हैं, तो अगर हम ओवरऑल चीज़ों में जब हम आर्ट की बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते, अगर हम मुगलों की अगर बात करते हैं हम ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने प्रथम युद्ध कब लड़ा, कितने ज़्यादा वो क्रूर थे, या उनकी शासन व्यवस्था किस तरीके से रही, उन्होंने कितने समाज में कितने जुल्म सितम उठाए, हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं। हम तो इतिहास में वो पन्नों को सजोने की कोशिश करते हैं, हम वो चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं कि जहाँ से चित्रकला ने अपने पैर पसारे और स्वर्ण काल को प्राप्त हुई। तो हम इतिहास के पन्नों में हम वो चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं जहाँ से आर्ट का निर्माण हुआ, जिसमें कि अगर हम कहें, जैसे हमने कहा कि 5 तत्व होते हैं कला के, हमने कहा कि भैया चित्रकला, संगीत कला, या फिर स्थापत्य कला, या फिर कहें आपके साहित्य या काव्य की जो बात करें, तो ये फॉर्मेट है ना, इनके द्वारा क्या होता है, कला का निर्माण होता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कला के बिना उसका अस्तित्व हो सकता है। तो बेसिकली अगर कहें, हर चीज़ में कला का कहीं ना कहीं अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, तो हम उन चीज़ों में आर्ट को खोजने की करते हैं। अगर हम कहें प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की बात करें, तो उसमें हमने भी ये देखा कि प्रागैतिहासिक काल मनुष्य कैसे रहता था, कैसे नहीं रहता था, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो ये देखते हैं कि उसने अपने जीवन काल में किस तरीके से चित्रों का सहारा लिया, अब बोली का या कहें अपने समय का सदुपयोग करके जो आज हम चलचित्र देखते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से आर्ट को अडॉप्ट किया, किस तरीके से वो आर्ट के प्रति इतने ज़्यादा सजग थे। वो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने उन्होंने एक खाका खींचा, हमें ये पता चल सका कि उस समय किस तरीके से चीज़ें के घटनाक्रम ये घट रहा था। जैसे कि हमने कहा, शैल चित्रों के माध्यम से, भित्ति चित्रों के माध्यम से, चाहे हम अजंता की बात करें या एलोरा की बात करें या फिर बाघ गुफाओं की बात करें, तो फिर हम ये लखुडियार गुफा की बात करें, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं जो
प्रावैधिक आर्ट की जब बात करते हैं तो उसमें भी चाहे हमने चौक से खींचा या कोयले से खींचा या हमने कहा पेंसिल से खींचा या हम किसी तरीके से ज्यामितीय आकृति हैं, अगर आप देखोगे ना, अगर आप अपने प्रागैतिहासिक काल को देखोगे तो वहां पर भी ज्यामितीय आकृतियों पर ही तो चित्र बने हैं। तो यहाँ पर द्विआयामी त्रिआयामी, आज के अगर हम कहें तो अलग अलग डायमेंशन में चित्र बनते हैं। तो ये तमाम चीजें हो, तो आप ये देख लीजिए, इस पे भी आपको बेसिकली ध्यान देना। अब बात करता हूं जो ये चित्रकला का इतिहास पे, इस पे मैंने बुक पब्लिश कर चुका हूं दोस्तों। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको वो किताब आपको आपके ऑर्डर के आधार पर हम उसको पब्लिश कर देंगे, उतने ऑर्डर देके आपके लिए वो मंगवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कला का इतिहास की अगर बात करते हो, चित्रकला मूर्तिकला की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि चित्रकला किस तरीके से अपने स्वर्ण काल को प्राप्त हुई है, मूर्तिकला में जिस तरीके से मानव ने अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करा, एक जो अमूर्त को मूर्त रूप देने का कहीं ना कहीं प्रयत्न करा, तो ये हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए हमने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय चित्रकला में प्रागैतिहासिक काल का क्या समय है, या कहें किस तरीके से उसकी अपनी पृष्ठभूमि रही है, ठीक है। और जब हम प्रागैतिहासिक काल के बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल की तरफ बढ़ते हैं या फिर ये बात करते हैं, तो वहाँ पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरीके से चीज़ें हुई, किस तरीके से हमने उत्खनन कार्य कराया, वहाँ से हमें किस तरीके से, चाहे हमने मोहरों की बात करें, चाहे हम यहाँ पर जो मृदंग भाण प्राप्त हुए, या फिर हम ये कहें जैसे खिलौने हो गए, गाड़ी के हो गए, या फिर हम मूर्तियों की बात करते हैं, कांस्य में मिले या पकाई की, जब हम सभ्यता के रूप में हम जब सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं तो मूर्तियों के टीलों की बात है, तो जो चीज़ें हमें देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं हमें इससे ये पता चला कि हमारे जो पूर्वज थे, कहीं ना कहीं कला के प्रति भी उनका रुझान बहुत ये रहा। उसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल की तरफ आते हैं, तो हम वहाँ पर ये देखते हैं कि मौर्य काल में किस तरीके से जो मूर्तिकला रही या चित्रकला रही अपने पूर्ण स्वभाव में रही है, किस तरीके से भोजपत्र, ताम्रपत्र, या कहें फिर अपने कपड़े पर, या कहें फिर अलग अलग डिफरेंट जो माध्यम थे, उन पे कहीं ना कहीं कला का विकास होना शुरू हुआ। गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देख पा रहे अजंता की अगर बात करें तो अजंता अपने आप में एक विश्व की जगह के त्रिवेणी के रूप में भी जानते हैं, या अपने उत्कृष्ट चित्रकला के रूप में जानते हैं, अपनी भित्ति चित्रकला के लिए विश्वविख्यात है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया, यूनेस्को धरोहर के रूप में इसे माना जाता है। उसी तरीके से बाघ गुफाएं होगी, एलोरा होगी, ये गुफाओं में कला का कहीं ना कहीं ऐसा हमें युग देखने को मिलता है। हम ये सोचते हैं कि किस तरीके से उस समय कम संसाधन होने के बावजूद भी इस तरीके से उच्च कोटि की कहीं ना कहीं हमें आर्ट देखने को मिलती है। और मुगल काल की जब हम बात करते हैं, मुगल काल में तो फिर बेहतरीन चित्र बनना शुरू हो गए, जहाँ पर हम कहते हैं कि ऐसी रेखांकन ऐसे खींची गई है कि जहाँ पर बहुत बारीकी और रेखांकन का हमें देखने को मिलता है, कि हम कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से भी उन रेखाओं को देखने को हमें मिलता है। फिर भारत में किस तरीके से हिंदू शैलियों का निर्माण किया, राजस्थानी शैली की अगर बात करते हैं, तो ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हो ना, इस पे मैंने बहुत शानदार नोट्स पर आधारित बुक पब्लिश करी हुई है। तो अगर आप उस किताब को क्रय करोगे तो निश्चित रूप में आपको आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। हाँ, कि किताब अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताब होती क्या है, तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ के आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि प्राप्त होगी। तो उसी से आपको क्या करने का पड़ेगा, अपने क्वेश्चन को निर्मित करने का कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम अगर बात करें तो उस तरह राजस्थानी शैली की बात करते हैं। फिर उत्तराखंड की शैली की अगर बात करते हैं, उत्तराखंड के हमने कहा कि ऐपण किस तरीके से, ऐपण का स्वरूप किस तरीके से बदला। अगर हम देखें उत्तराखंड में जब हम शैल चित्रों की बात करते हैं, शैली की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमें मृदंग भाण मिले, किस तरीके से शैल चित्र मिले। हमने चाहे कीमनी गुफा में बात करें, फिर या फिर हम कहें उत्तरकाशी में कहें, फिर चंपावत में कहें, फिर अल्मोड़ा में कहें, या फिर पिथौरागढ़ में कहें, तो अलग अलग क्षेत्रों में हमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति विरासत कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और पटना शैली की बात करें, राजा रवि वर्मा, अगर हम गॉड ऑफ फादर आर्ट की अगर बात करें, तो बंगाल शैली में किस तरीके से नए युग का सूत्रपात हुआ, किस तरीके से बंगाल का में जिस तरीके से चीज़ें घटनाक्रम घटी, जिस तरीके से अंग्रेजों ने एक मांस के लोथड़े के समान भारतीय चित्रकला को रखा, तो वहीं से अगर कहीं ना कहीं बंगाल शैली का उदय हुआ। काली घाट चित्र पेंटिंग का किस तरीके से निर्माण हुआ, पटचित्रों का किस तरीके से, और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुपों का निर्माण किस तरीके से, ये ऐसी क्या जरूरत पड़ी इन ग्रुपों का निर्माण करने का। कलकत्ता ग्रुप की बात करें, मद्रास शिल्प की बात करें, स्कूल ऑफ शिल्प की चक्र की बात करें, दिल्ली शिल्प चक्र के हैं। स्वतंत्रता पश्चात किस तरीके से आधुनिक समकालीन भारतीय चित्रकारों ने चित्रकला को किस तरीके से एक नया आयाम, नया दिशा, या ये तमाम जो चीज़ें दी, तो वहाँ पर आपको एक डिफरेंट मोड देखने को मिलता है। और इस्लामिक स्थापत्य की बात करें तो किस तरीके से, अगर कहें अदर कंट्री में
इस्लाम धर्म में किस तरीके से स्थापत्य कलाओं को एक नया बेजोड़ चीज़ें देखने को मिलेगा। अगर हम देखें हिंद जैसे आप अगर इस्लामिक स्थापत्य कला को देखोगे ना, उसमें कुछ नया आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है जिसमें हम ईरानी और मुगल शैली का तत्व हमें देखने को मिलता है, साथ ही ईरानी शैली का भी कहीं ना कहीं हम उसमें एक टेक्सचर देखने को मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और हम बात करें तो मंदिरों का स्थापत्यकरण किस तरीके से, अगर हम दक्षिण भारत के मंदिर को देखो, वहाँ पर मंदिरों को किस तरीके से बेहतरीन स्थापत्य कला का एक कहीं ना कहीं एक बेजोड़ नमूना हमें देखने को मिलता है। और मूर्ति कला में किस तरीके से या इंडो शैली की बात करें, इंडो कला की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इस पर मेरी एक किताब आ चुकी है। और बात करूं लोक कला की, बात करें तो लोक कला की किताबें मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, जो आप इसमें मैं इसको शेयर करूंगा कि किताबों को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लोक कला की अगर कहें तो यहाँ पर आपके कुछ ही लोक कलाएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो मैंने ओवरऑल भारत की सभी लोक कलाओं को एक ही बुक में सजोने का कार्य किया है, जहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से हर चलचित्रों के माध्यम से उस लोक कला का इतिहास, उसका उदय, किस तरीके से वर्तमान समय में उसका बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से उसको क्रमबद्ध तरीके से एक श्रृंखलाबद्ध रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखो कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कला को किस तरीके से माना गया, कला की अपनी क्या अर्थ है, उसकी विशेषता क्या है, उसका जन्म कहाँ हुआ, क्यों इसको माना जाता है। और हमने कहा कि इसका विकास की बात करते हैं तो मधुबनी आर्ट की बात करें, रंगोली, थापना, मांडना, अल्पना, सांची, गोदना, एवं कर्मकारी, उत्तराखंड की लोक संस्कृति कला। उत्तराखंड की लोक संस्कृति कला की आपकी बात करें, लोक संस्कृति के आधार पर यहाँ पर भोजन, वास्तुकला, जाकर पर्यटन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ओवरऑल आ जाती हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि एक तो लोक कला पर मैंने बुक पब्लिश करी है और एक आपकी कला का इतिहास पे करी है, और मैं जल्दी ही कला के मूल आधार तत्व और ये टेक्निकल आर्ट पे भी मैं किताब जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। ये लेके चलेगी जुलाई या अगस्त तक वो किताबें आ जाएंगी। अब बात करते हैं हम पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य जब संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कहें जो बच्चा यहीं पर ही उसका थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, क्वेश्चन यहीं पर उसके गलत होते हैं। और हम जब इंडियन आर्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको तो कवर करने का और भरसक प्रयास करता है, वो कर भी देता है। तो बेसिकली ये पाश्चात्य कला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपना रोल बहुत ज़्यादा निभाती है। और यहाँ पर आप देखोगे प्रागैतिहासिक काल जो मिस्र और मेसोपोटामिया की कला किस तरीके से रही, सिंधु घाटी से रिलेटेड अगर हम देखें तो वो प्रागैतिहासिक काल में मिस्र की कला किस तरीके से रही और मेसोपोटामिया में किस तरीके से कीट ईस्टर्न कला या ग्रीक की कला कहें, रोम या ईसाई बेंजेंटाइन कला या रोमन कला या गौथिक कला। तो बेसिकली आप देखोगे रोमन कला और बेंजेंटाइन कला हो गया, ये गौथिक कला, यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेसोपोटामिया से भी पूछे जाता है कहाँ है, कब स्थित हुई थी। तो अगर हम कला रीतिवाद, बाक्रो कला या रोको कला या फिर स्वच्छंदावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, एक चीज़ है धनवाद हो गया और यथार्थवाद। यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। धनवाद बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कौन कौन से आर्टिस्टों का ग्रुप था, कब निर्मित हुआ, इसकी क्या वैल्यू रही। तो यथार्थवाद, अमूर्तवाद और भविष्यवाद, ये तमाम चीज़ें, इसको तो बेसिकली आपको बहुत डीपली इसको पढ़ना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी ही पहले मैं पाश्चात्य संस्कृति पर ही, कला पर ही मैं किताब को लिखने का कार्य मैं प्रारंभ करूँगा। ये लेके चले कि कल परसों से मैं इस किताब को लिखने का कार्य प्रारंभ कर दूंगा। मेरा पहला टारगेट आपका पाश्चात्य कला ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो सौंदर्य शास्त्र की एक किताब मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कला का सौंदर्य सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। तो ये आपके मोहन सिंह मावड़ी की छोटी सी किताब है, आप अगर देखोगे तो कुछ ही पन्नों की किताब है। तो आप ये लेके चलिए कि इसमें थोड़ा अच्छा तरीके से दिया है सर ने। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 87 या 100 की पेज की एक बुक्स है। तो अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि सौंदर्य, इसमें जो टॉपिक दिए हैं, कला का सौंदर्य का परिचय किस तरीके से होता है, कला सौंदर्य की मान्यता किस तरीके, कला में अनुकरण का सिद्धांत किस, जर्मन आदर्शवाद का सिद्धांत, स्वेच्छावाद का, इच्छा पूर्ति, ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई। तो अगर हम कहें तो कला और सौंदर्य की उत्पत्ति की बात करें, ठीक है, कला शब्द का अर्थ क्या होता है, कहाँ इसका उदय हुआ है, और सौंदर्य शब्द किस भाषा से लिया गया, आपको पता है ग्रीक भाषा से लिया, इसका प्रयोग कहाँ किया गया। कला में सौंदर्य शब्द का तात्पर्य किसी वस्तु की सुंदरता या कलाकृति को ही सुंदर ना कहकर अन्य वस्तुओं को भी सुंदर इसमें कहा गया। जैसे उदाहरण के लिए किसी संगीत की ध्वनि सुनते हुए, क्या है कि उदाहरण के तौर पर किसी संगीत की धुन सुनते ही अच्छी लग गए तो उसे ही सुंदर कहा जाता है। अगर मान लीजिए
लीजिए मैं कोई गाना गा रहा हूँ, अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही तो ये भी एक आर्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ दिए गए। और सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा, अर्थ है, उसकी विशेषताएं, उसको कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया, षष्टांग क्या जो अलग अलग इसको डिफरेंट मोड में इसका विभाजन किया गया है, कितने इसको वर्गीकरण में इसको विभाजित किया, अलंकार किसे कहा जाता है, रस, ध्वनि और औचित्य ये आदि है, ये तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ से तो ये पर्टिकुलर आपको हर टॉपिक पर आपको किताबें लेनी ही पड़ेंगी। एक किताब से नहीं होगा। आप सोचो कि बाजार में प्रवक्ता की एक किताब आई है, मैं उस किताब से प्रवक्ता निकाल लूँगा, तो ये आप कहीं ना कहीं खुली आंखों से सपना देख रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको किताबों में घुसना पड़ेगा, अलग अलग डिफरेंट किताबें लेने पड़ेंगी। हर किताब, एक टॉपिक को दो दो किताबों में आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये संभव हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो कला और सौंदर्य की अगर मैं बात करूँ, कला और समाज, ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना है। कला और परंपरा की बात करते हैं, कला और धर्म की बात करेंगे, कला और कल्पना किस तरीके से सजोई जाती है, कला और अनुकृति क्या होती है, कला में संप्रेषण किस तरीके से, हम कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे। और कला का प्रतीक किस तरीके से होता है, कला में कला और कलात्मकता और कला की किस तरीके से है, कला और मनोविज्ञान किस तरीके से रहा है। और साथ ही अगर हम कहें सहजनम अनुभूति तद्धम स्व अवास्तविक और कल्पना और रूपवाद और शांति सिद्धांत है। और भारतीय पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कला को किस तरीके से विभाजित किया है, उसके सौंदर्यकरण को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, वो सारी चीज़ें बेसिकली है। ये चीज़ें तो आपकी 100% ये लिख के ले लीजिए। अगर ये सिलेबस आपका नहीं रहा तो मैं ये सोचिए मैं कला से संबंधित कोई भी वीडियो मैं बनाना उचित नहीं समझूंगा। जितना मैंने आपको बताया तो ये टॉपिक तो सारे ही आपके रहेगी ही रहेंगे, और हो सकता है तो कुछ और बढ़ के आपके सामने आ सकते हैं। अगर हम कहें पाश्चात्य, जिस तरीके से आपका नेट का पेपर होता है, नेट में जिस तरीके से चीज़ें दी रहती हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें पूछी जा सकती है। अनुमान मुझे ये लगता है कि वो सारे टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे भारतीय कला के हैं, भारतीय चित्रकला की बात करें, भारतीय चित्रकला का इतिहास, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का, भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र के लघु चित्रकला किसे कहा, राजस्थानी चित्रकला किसे कहा जाता है, मुगल चित्रकला, पहाड़ी पुनर्जागरण, बंगाल शैली और भारतीय चित्रकला के आधुनिक और समकालीन भारतीय चित्रकला की बात करें, षष्टांग किसे कहते हैं, कला के तत्व, संयोजन सिद्धांत है, हमने ये जो आपको बताए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको तो पूछी जाएंगी, और साथ ही आपके जो भी आपको मैंने बताया ये सारी चीज़ें आप एक एक टॉपिक को ये लेके चले। जब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तब तक अगला टॉपिक को मत उठाइएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने रख दी, तो इसी के आधार पर आप तैयारी कीजिए। निश्चित रूप में यहाँ पर कला में पद आएंगे, इस चीज़ पे गांठ पाड़ के रख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब, कमेंट भी करिए। और जल्दी ही मैं प्रवक्ता की जैसी ही आपका ये एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाता है या विज्ञापन आ जाता है तो उसके बाद मैं क्लासेस प्रारंभ कर दूंगा। और जिस बच्चे को क्लास लेनी होगी तो वो जुड़ सकता है मेरे से। और जिस तरीके से हमने अल्टी में भी क्लासेस चलाई थी, मेरे क्लास में से अगर मैं बात करूं तो मैंने 14 बच्चे पकड़े थे, 14 बच्चों में से 12 बच्चों का अल्टी में सिलेक्शन हुआ। ये बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड वाला मोमेंट रहा इस बार। तो मेरी कोशिश ये रहेगी अगर आप प्रवक्ता जैसे मार्मिक विषय की अगर तैयारी करोगे तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और जो किताबें मैंने आपको बताई, जो किताबें मेरे द्वारा पब्लिश की गई हैं, अगर उन किताबों से आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप में आपको सफलता मिलेगी, ये तय है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।